हाँ, तो आज अपनी 3.2 कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी और ये पूरा चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सीखोगे इसके अंदर। और जो ये 2 क्वेश्चन है, छठा और सातवां, 2 बचे हैं, आज कंप्लीट कर लेंगे। इस 6 क्वेश्चन के अंदर तो आपको माइंड से ही सोचना है, मतलब वैल्यू खुद को ही लेनी है। और सातवां ग्राफ वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम में सातवां आ भी चुका, आया हो भी 2-3 बार आ चुका, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी मैं अगर बात करूँ तो ये कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण आपको दे रखा है 2x + 3y - 8 = 0, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण बनाओ, मतलब ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और आपको एक लीनियर इक्वेशन और बनानी है, लेकिन उसमें कंडीशन है। कंडीशन कौन सी है? रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का जो ज्यामितीय निरूपण है, मतलब अगर ग्राफिकल दिखाएं अगर अपन, तो वो ऐसा बने। कैसा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बने, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, समांतर रेखाएं यानी कि पैरेलल लाइंस बने, या फिर संपादी यानी कोइंसिडेंट लाइंस बने। ये ध्यान रखना। मतलब मैं स्टार्टिंग करता हूँ, बहुत इजी है, थोड़ा सोचने वाला ज़रूर है। देखो अपन लिखेंगे गिवन, देखो स्टेटमेंट बिल्कुल कंजूसी नहीं करनी है, जितना मैं लिखवा रहा हूँ पूरा लिखना है। गिवन लीनियर इक्वेशन, वो हमारे मतलब कि दिया गया रैखिक समीकरण, ठीक है, दिया गया रैखिक समीकरण, और वो क्या है? 2x + 3y - 8 = 0। ये लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है। अब उसने 3 कंडीशन रखी है, मतलब एक क्वेश्चन में 3 बारी बारी पूछ रहा है, इन तीनों को अपन को यूज़ करना है। बहुत इजी है। अब इसके अकॉर्डिंग जब भी लाइन आ जाए, जब भी इक्वेशन बनानी हो या फिर अपन को ग्राफिकली करना हो, तो मैंने आपको एक बात पहले बताई थी, कंपेयर करना है, ठीक है। यानी कि कंपेयरिंग विद a1x + b1y + c1 = 0, यानी कि a1x + b1y + c1 = 0 से तुलना करने पर बहुत बेनिफिट वाली क्लास आपकी ये है कि आपको इसके अंदर दोनों मीडियम सीखने को मिल रहे हैं, ठीक है। सिर्फ रट के चले जाते हो वैसे एक सिस्टम मिल गया, वो नहीं, यहाँ पर दोनों मीडियम मिलेंगे, आपको डिफरेंट तरीका मिलेगा, सबसे डिफरेंट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये रैखिक समीकरण दे रखा था, उसको अपन को इसके साथ कंपेयर करना है। अगर कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू आपको पता है, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, मतलब जो x का गुणांक होता है। और अपने अब बात करते हैं, ये a1, ये b1, ये c1, तो b1 हो जाएगा 3, c1 हो जाएगा -8। चलो a1, b1 और c1 अपन ने निकाल लिया। अब इतनी चीज़ तो क्वेश्चन में मेंशन थी, गिवन थी, अपन ने कर लिया। अब अपन उठाते हैं इसकी पहली बात। उसने कहा कि वो लाइन कर रहेगा इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस करे मतलब कि वो प्रतिच्छेद करे, हाँ, प्रतिच्छेद रेखाएं बने। तो जब प्रतिच्छेद रेखाएं कब बनती है बताओ? मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो जब बताया था, बेसिक इंट्रोडक्शन वाला, उस पार्ट 1 के अंदर मैंने सारी बातें आपको बताई थी। फॉर्मूले कब प्रतिच्छेद करते, इंटरसेक्ट करते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पैरेलल में कौन सा लगाते हैं, कोइंसिडेंट यानी समांतर संपाती में कौन सा लगाते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्ट यानी कि ये तब होता है जब ऐसा होता है, ध्यान से समझना, a1/a2 और b1/b2, लेकिन नॉट इक्वल। आगे c1 c2 ना भी लिखो तो कोई बात नहीं, लिखना चाहते हो तो वो भी नॉट इक्वल ही होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अगर यहाँ ये नॉट इक्वल होता है आगे ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चाहो तो लिख लेना। ये चीज़ होनी चाहिए, अगर ऐसी है तो फर्स्ट वाली बात अपनी सही हो जाएगी। मतलब आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस वैल्यू से आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब समांतर प्रतिच्छेदी रेखाएं बन जाए, ऐसे ही वैल्यू निकालिए। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? हमारे पास में a1 की वैल्यू तो है 2, a2 हमारे पास नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से समझना, नॉट इक्वल। b1 की वैल्यू है 3। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर ऐसी वैल्यू रखो कि वो इसके नॉट इक्वल हो जाए, तो कोई सी भी रख लो, जैसे यहाँ पर आपने 5 रख ली, यहाँ आपने 7 रख ली, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर नॉट इक्वल में c1 की वैल्यू है -8, ठीक है, तो c2 की वैल्यू आपकी मर्जी कुछ रख लो, सपोज आपने 3 रख ली, 5 रख ली, 3 रख ली, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मन से वैल्यू रखनी है, बस कंडीशन ये ध्यान रखना कि वो बराबर नहीं होनी चाहिए, बीच में नॉट इक्वल है। तो इस वजह से क्या इक्वेशन बन जाएगी? 2/5 नॉट इक्वल 3.7 नॉट इक्वल -8/3। अपन को क्या चाहिए? सेकंड इक्वेशन। सेकंड का मतलब जहाँ पर a1x है ना, अब हमें चाहिए वहाँ पर a2x, b2y और c2, ये ऐसा समीकरण बनना चाहिए, क्योंकि वो तो a1 वाला तो बना हुआ ही है। तो यहाँ पर अपन बात करें a2, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2, तो a2 कितना? a2 गया 5, x का x, b2 7y। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये मैंने मेरे मन से वैल्यू ली हैं, आप अपने मन से लोगे तो अलग आंसर आएगा, कोई बात नहीं, बुक के पीछे अलग आंसर हो सकता है,
इसका लोड मत लेना, बिल्कुल भी रटना मत, रटने वाली बात ही नहीं है। बस अपन को इस बात को फॉलो करवाना है, ये जो फॉर्मूला है ना, इस बात को फॉलो करते हुए वैल्यू लेनी है। आपकी मर्जी, जो वैल्यू लेना चाहो ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बस उसको ध्यान रखना। ऐसे ही सेकंड वाली बात उसने पूछी है, सेकंड के अंदर वो कह रहा है कि पैरेलल लाइंस, ठीक है, और पैरेलल लाइंस की अगर बात की जाए ना, मतलब समांतर रेखाओं की, तो समांतर रेखाएं कब बनती है? समांतर रेखाएं बनती है जब ऐसा होता है, A1 A2 तो हो जाए बराबर, ठीक है, लेकिन C1 C2 नॉट इक्वल, ये मैंने आपको सब बता रखा है। A1 अपॉन A2 बराबर B1 B2, लेकिन C1 C2 नॉट इक्वल होना चाहिए। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास A1 तो वही 2 है, A2 का पता नहीं, B1 वही 3 है, नॉट इक्वल, और ये 8 है। अब कुछ भी सोच लो मन से, सपोज नीचे वैल्यू सोचनी है, बस सपोज आपने 4 ले ली, 2 का डबल, 4 लिया तो मन से ही था, लेकिन सपोज वो 2 का डबल है, कोई बात नहीं, 3 का डबल 6 ले लो, ठीक है। यहाँ पर 8 की वैल्यू ऐसी नहीं है आप डबल लेते जाओ, कोई बात नहीं, 5 ले लो, कुछ ही ले लो, ठीक है, लेकिन बस वो यहाँ तो ये इक्वल होना चाहिए। इक्वल मैंने इसका डबल लिया तो इसका भी डबल लेना है, ताकि कटने के बाद में 1/2 आ जाए, क्योंकि यहाँ जो वैल्यू है ना वो बराबर आनी चाहिए, बीच में इक्वल का सेम, बस यहाँ बराबर नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर तो कुछ भी ले लो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना जो भी ले रहे हो उसके रेशियो के अनुपात में, इस दोनों का अनुपात सेम होना चाहिए, रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो का मतलब जैसे मैं इसको काटता हूँ तो यहाँ पर भी 1/2 आता है, इसको 1/2 आता है, ठीक है। अब आप कोई सी भी ऐसी वैल्यू लोगे ना, बस दोनों को कटने पर या सॉल्यूशन उनका सेम होना चाहिए, बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। और यहाँ पर ये देख लो, भले कैसे भी कर लो, ये बराबर नहीं होगा कभी भी, बस तो अपना बात बन गई अपनी, बिल्कुल मामला सेट है। तो ये हो जाएगा अपन को A1 B1 C1 तो है हमारे पास, नीचे वाला फॉर्मूला चाहिए, ठीक है। नीचे वाला का मतलब एक समीकरण तो है, दूसरे वाला निकालना है। तो ये बन जाएगा 4x + 6y + 8, हाँ ठीक है, नंबर का नंबर, ये इक्वेशन बन जाएगी। अब कंफ्यूज मत होना, बुक के पीछे आंसर मत ढूंढना, क्योंकि ये मन से वैल्यू लिखी है, आप भी मन से लिख सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरे मामूली से थोड़ा सा सोचना है, क्योंकि उसमें है कोइंसिडेंट, पूरी बात को समझना है ना। कोइंसिडेंट लाइंस मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इसको समपाती रेखाएं, और समपाती रेखाओं का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? समपाती रेखाओं का फॉर्मूला होता है तीनों बराबर, A1/A2, B1 B2, C1 C2, तीनों आपस में इक्वल। और हमारे पास में क्या है? हमारे पास में A1 की वैल्यू है 2, ये सब में बारी बारी सब में वही काम आएगा फॉर्मूला, ठीक है, और ये -8। अब यहाँ सोचना है, सोचने का मतलब कि जो भी वैल्यू नीचे रखेंगे बराबर सोल्व, तीनों का आंसर एक आना चाहिए कट के, तभी तो तीनों बराबर होगी आपस में। भाई बराबर कब होगी? जब तीनों सेम होगा। ऊपर 2 हैं, अगर आपने सपोज यहाँ पर 4 रख लिया, ठीक है, 1/2 आ रहा है कटने के बाद में, तो यहाँ पर भी 6 रखना पड़ेगा, कटने के बाद 1/2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 1/2 आना चाहिए। तो 8 का दुगुना -16, मतलब अपने हर बारी डबल किया। देखो डबल करना इजी पड़ रहा है, तो क्यों फालतू दूसरी वैल्यू सोचोगे? फिर उसमें कोई वो तो है नहीं, कुछ आप स्पेशल तो कहलाओगे नहीं। इजी वैल्यू सोचो ना, उससे फर्क क्या पड़ता है? 2.4, 3.6 और -8 का डबल -16, क्योंकि माइनस से माइनस कटना चाहिए। यहाँ अगर आप प्लस की वैल्यू लेते हो तो माइनस का 1/2 हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि ये तो प्लस के 1/2 है, वो माइनस का 1/2, इसका मतलब ये तो बराबर नहीं हुआ। फिर ये गलती मत कर देना, ये बहुत बच्चे गलती कर रहे हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप तीनों को अगर सोल्व करोगे ना, तो यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर भी 1/2, 1/2, मतलब तीनों का जो रेशियो है, तीनों को जो अनुपात है बराबर आ रहा है, 1:2, 1:2, 1:2। तो 1/2 जो वैल्यू है, इसका मतलब आपस में तीनों बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, अगर इक्वेशन बनना चाहो तो आप ये नीचे वाली बन जाएगी, क्योंकि ये तो मैंने बताई, ये करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो समझा है मैंने, ये वैल्यू बन ली ना, तो ये बन जाएगी इक्वेशन आपकी 4x + 6y + 16 = 0, ये बन गया आपका, ठीक है। तो काफ़ी इजी है, बहुत इजी है, काफ़ी इजी का बहुत इजी है, लेकिन यहाँ मिस्टेक होने के पूरे चांस है। एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है तो तीनों पार्ट ना देके सिर्फ एक ही पार्ट दे देते हैं, क्योंकि हमेशा एग्जामिनर वहाँ देखते हैं वैल्यू बड़ी इजी आती है, जैसे कोई वैल्यू बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन वहाँ वो वैल्यू आती है, वो क्वेश्चन आता है एग्जाम में जहाँ पर स्टूडेंट बेसिकली गलती ज़्यादा करते हैं, मोस्टली जहाँ गलती करते हैं वहाँ से वैल्यू उठ के आती है, ठीक है। जिस चीज़ को गलती मत कर देना, ये अपने डबल लिया था तो 4x 6y और 16 वैल्यू हो जाएगी। बस इस तरीके से तीनों इक्वेशन, बुक के पीछे आंसर मत मैच करना, मन से लिए आप अपनी इच्छा से ले सकते हो, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बता दिया है कि ये ईजी फॉर्मेट है, बाकी आप जानो, ठीक है। ओके, हाँ अब देखो क्वेश्चन नंबर 7,
10th क्लास के बोर्ड वालों का बहुत फेमस क्वेश्चन है, उनका एक चहेता क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत इजी है और वाकई बहुत सीखने को भी आपको मिलेगा इससे। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो कि आपको दो समीकरण गिवन है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये दो समीकरण दे रखे हैं, आपको इनसे ग्राफ बनाना है, बस इतना ही पढ़ो, आगे मत पढ़ो। यानी कि ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। बस अब इतना ही सीखते हैं। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था ग्राफ कैसे बनाते हैं, कि जब भी कोई दो इक्वेशन दे रखी होती हो उनको बारी बारी एक एक समीकरण लेना है और x या y जो भी वैल्यू दे रखी है उसको अलग अलग सेपरेट करके टेबल बनानी है और फिर ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो अपन सबसे पहले लेते हैं बाय फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि समीकरण 1 से। अपने लिया समीकरण 1, समीकरण 1 है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से किसी को सेपरेट कर लो, किसी एक को, यानी कि भले y सेपरेट कर लो, भले x कर लो, कोई सा भी जो आपको इजी लगे। जैसे x प्लस 1 यहीं रहने दो, y को कर लो, बस हो गया सेपरेट। यानी कि x अपनी जगह ही है, y अपनी जगह ही है, सॉरी वो 1 अपनी जगह ही है, बस अपने y को उधर भेजा तो y हो गया प्लस का। बस इसकी बना लो टेबल, ठीक है। x और y की टेबल बना लेते हैं अपन। मैक्सिमम आप 3 कॉलम ले लो, बढ़िया रह जाएगा, x और y। बस अब यहाँ पर y सेपरेट है, तो जो सेपरेट है इसमें वैल्यू रखनी है अपन को। तो x की वैल्यू बताओ क्या रखूँ, बहुत ईजी है, कुछ भी सोच लो, 0 रख लो भले। y को अगर 0 रखा, सॉरी x को अगर 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस 1, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि जहाँ x है वहाँ आपने 0 रख दिया। एक ही बात है, मैं इसको ऐसा लिखूँ, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, देखो कन्फ्यूज मत होना, बात एक ही है। इसको ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, बस मैं अभी सॉल्यूशन में यहाँ कर रहा हूँ, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि आपने जब x को 0 रखा तो y आ गया 1। ऐसे ही आप नेक्स्ट x को नेक्स्ट टाइम वैल्यू रख लो, सपोज 1 रख लो, 1 रख लिया तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 1, यानी कि y वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि जब आपने x को 1 रखा तो y हो गया 2। ऐसे नेक्स्ट टाइम आप x को क्या रख लो, 2 रख लो, x की जगह 2 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 1, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 3। यानी कि जब आपने x को 2 रखा तो y की वैल्यू हो जाएगी 3। बस ये सिंपल सी टेबल अपनी कंप्लीट। ये था इक्वेशन फर्स्ट। आराम से इसको चेक कर लिया करो, गलती होने के पूरे चांस रहते हैं इसमें। x आपने 0 रखा तो y हो गया 0 प्लस 1, यानी कि 1, ठीक है। फिर आपने x को 1 रखा तो y हो गया 1 प्लस 1 2। फिर आपने x को 2 रखा, ठीक है, तो 2 प्लस 1 x, हाँ ठीक है। अब अपन लेते हैं इक्वेशन सेकेंड बाय इक्वेशन सेकेंड, या फिर समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी वैल्यू क्या अपॉन में जाएगी उसमें। अब इसमें x और y को अपन सेपरेट करेंगे, तो कोई से को भी कर लो। पहले आपने सपोज 12 को भेजा दो तो 12 चले गए प्लस में, फिर आपने 2y को भी उधर भेज देना है, ठीक है, तो 2y हो गया माइनस का, ठीक है। तो 3x इक्वल्स टू 12 माइनस 2y, और नेक्स्ट स्टेप में करेंगे अपन। अब ये हो जाएगा 3 अपॉन में, नेक्स्ट की ज़रूरत भी नहीं होगी, अपना x सेपरेट। चाहे x को सेपरेट कर लो, और आपके मन में अगर y की आती है तो y को भी कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या अगर आपने सब बारी बारी भेजना, लेकिन एक बार 12 को भेजा तो माइनस का था तो प्लस में हो गया, फिर 2y इधर जाके माइनस में हो गया, फिर 3 अपॉन में चला गया। अब इसकी बना लो टेबल, ठीक है। तो वही अपन मैक्सिमम 3 कॉलम ले लेंगे, 3 कॉलम ले लेते हैं। तो ये हो गया अपना x और y। तो यहाँ पर वही सोचना है, अब x तो सेपरेट है तो y की जगह वैल्यू रखनी है। तो देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 12। आप सोच रहे होंगे कि 3 4 12, यस, अगर ये ना होता तो 3 4 12 है ना, हो जाता। तो बहुत सही सोच रहे हो। तो y को क्या कर दो, 0 कर दो। y को 0 करते ही पूरा 0 हो गया, तो जो आप सोच रहे थे वही हो गया। यानी कि x बराबर 12 माइनस 2 इंटू 0 अपॉन 3। तो x की वैल्यू, ये तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0, तो और ये बचा 12/3, यानी कि 4। यानी कि जो आप सोचा बिल्कुल सही सोचा कि y आपने अगर 0 रखा तो x 4 आ गया, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट सोच लो। वैसे तो मैंने आपको ट्रिक बता रखी है पहले, लेकिन उस बार ट्रिक की जरूरत नहीं, छोटी वैल्यू है। 1 रखोगे 2 नहीं जाता, 2 में 4 नहीं जाता, 3 में हाँ हो जाएगा। यानी कि y को आप रख लो 3, तो ये हो जाएगा 6, ठीक है। और 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा, और 6 में 3 का जाता है। प्रॉपर चला जाए तो ज़्यादा बढ़िया होता है, पॉइंट में थोड़ा मुश्किल पड़ता है। y की जगह 3 रख लो, नीचे 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 6 अपॉन 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 अपॉन 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। यानी कि जब आपने y को 3 रखा तो x क्या आ गया, 2। नेक्स्ट सोचो, सोचना क्या, 6 रख लो,
ठीक है, ताकि 0 बन जाए। तो y बराबर 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 6/3, ठीक है, हाँ 3 ये 2 मत कर देना। तो x की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 12/3, ये हो गया 0, तो x की वैल्यू भी 0, क्योंकि 0/3 तो 0 ही होता है। यानी कि जब आपने y को 6 रखा तो 0 आ गया। एक बार फिर मैच कर लो, y 0 रखा था तो x 4 आया था, y 3 रखा था तो 2 आया था, y 6 रखा था तो 0 आया था, ठीक है। टेबल कंप्लीट। अब अपन को इस दोनों टेबल से जो बना ग्राफ बनाना है, ठीक है। दोनों टेबल को मैंने आपको आगे भी बताई थी, मेरी टेक्निक अगर आपने सीख लेना, ज़िंदगी में ग्राफ गलत नहीं होगा। और ग्राफ 5 नंबर से लेके 7 नंबर तक आता है। तो देखो ये जो क्वेश्चन, ये टेबल और ये टेबल, दोनों टेबल को अच्छे से देखो, देख ली। देखने से ये पता चला कि दोनों ही वैल्यू किस में है, प्लस में। इसका मतलब एल ग्राफ बना सकते हैं, चाहो तो प्लस वाला बना सकते हो। मैंने आपको टेक्निक बता रही कि इसको ABC नाम दे दो, DEF दे दो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप चाहो तो ये ऐसा बना सकते हो, या फिर एल ग्राफ से भी काम हो जाता है इसका। तो ये वाला एल ग्राफ इतने सा सही, क्योंकि वैल्यू किस में है, प्लस में है सारी की सारी, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, y डैश x और x डैश, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको अगर स्केल नहीं लिखवाया, स्केल का मतलब पैमाना जिसे बोलते हैं, तो लिख लेना आप, उसमें भी स्केल का मतलब पैमाना, दोनों लैंग्वेज में लिखाऊंगा मैं। एक तो अपन लेते हैं पहले x अक्ष के ऊपर, x अक्ष यानी x अक्ष, x अक्ष के ऊपर अपन ले रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 6 ये तो 6 ही ले लेते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि मैंने क्या करा कि हर एक एक चौकड़ी में 1 2 3 लिखा है। मतलब कि मैंने 1 सेंटीमीटर, ये जो एक चौकड़ी है ना वो 1 सेंटीमीटर मानी जाती है। यानी कि मैं लिखना चाह रहा हूँ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ये 1 सेंटीमीटर, और काउंटिंग में गिनती में 1 लिखा। अगर आपके माइंड में ये चल रहा हो कि यार 6 ही तो है, ग्राफ इतना बड़ा है, क्यों ना एक एक कॉलम छोड़ के कर सकते हो। जैसे यहाँ एक चौकड़ी छोड़ दी आपने, तो यहाँ अगर एक छोड़ के 1 लिख रहे हो, फिर एक छोड़ के 1 ऐसे लिख रहे हो, तो फिर आप लिखोगे 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। यूनिट तो 1 ही ले रहे हो, 1 2, लेकिन चौकड़ियाँ 2, तो 2 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट को बोलते हैं इकाई, ठीक है ना। 1 सेंटीमीटर 1 इकाई। ऐसे ही y अक्ष के ऊपर, ठीक है, तो y अक्ष के ऊपर लोगे तो क्या लिखोगे, सेम टू सेम यही लेंगे अपन। तो 1 यूनिट बराबर, सॉरी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या फिर 1 यूनिट। लेकिन आप अगर 2 लिखना चाहते हो तो ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यूनिट तो फिक्स रहेगी, लेकिन ये सेंटीमीटर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। वो फिक्स है, दिमाग मैंने बता दी बात। अब आप वैसे इसकी ज़रूरत है नहीं माइनस वाले की, लेकिन फिर भी 1 2 लिख लेते हैं। वैसे ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि माइनस की वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर आप प्लस वाला बना रहे हो तो लिख सकते हो, ठीक है। 4 5 और ये 6, बस। अब अपन बनाना शुरू करते हैं ग्राफ। ए की वैल्यू है 0,1, ए की वैल्यू है 0,1, एक्स का तो 0, ये सब का 0 तो एक ही जगह है 0, और वाई का 1, वाई का 1 का मतलब ये, ठीक है। तो वाई का 1 यहाँ आ जाएगा, ए 0,1। बी है एक्स का तो 1, एक्स का तो 1, वाई का 2, तो वाई का 2 ये इसके सीध में आ जाएगा बी 1,2। फिर सी, एक्स का तो है 2, एक्स का तो 2, वाई का 3, ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है। 2 और 3 की सीध में सी हो जाएगा 2,3, 2,3 है। इसको बिल्कुल एक सीध लाइन में मिलाना, ये बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट सीधी आएगी। थोड़ा आगे बढ़ा देना इसको भी 14 से बढ़ा देना। इसको आगे बढ़ा के इस पर इक्वेशन लिख देना, ये वाली, कि हमने ये जो लाइन खींची है ना वो इस इक्वेशन की खींची है। एक बढ़िया आंसर बन जाएगा, ठीक है, बहुत ही शानदार। इसको आगे बढ़ा दिया करो, एक्सटेंड कर दिया करो। सेकंड ये रहा, अपन दिखा देखो यहाँ ध्यान रखना, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए बी सी अपन दिखा दिया। फिर डी में एक्स की वैल्यू तो है 4, ये रहा एक्स की वैल्यू तो 4, वाई की 0, मतलब यहीं पर आ जाएगा। ये हो जाएगा अपना डी, कहीं पर भी लिख देते, अभी लिख देंगे चलो। ई है 2,3, एक्स की तो 2 है, एक्स की 2 और वाई की 3, वाई की 3 का मतलब इसी ऊपर ही आ रहा है, सेम इसी के ऊपर। तो यहाँ तो अपना आया डी 4,0, यहाँ आया अपना ई भी यहीं, सी भी यहीं 2,3, क्योंकि दोनों वैल्यू सेम थी इसलिए सेम ही आएगा। और फिर एफ 0,6, 0 तो एक्स का, ये रहा वाई का 6, ये रहा, ये अपना एफ 0,6। इसको जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो एग्जैक्ट ये ऐसी आपकी लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब दोनों की क्रॉस, दोनों कहाँ हो रहे हैं,
यहाँ, और इसको एक्सटेंड करके इस पर इक्वेशन लिख देना सेकेंड, ये रही 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। एक बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा कि हमने हर लाइन पे ये भी दिखा दो कि मैंने इस इक्वेशन की तो ये लाइन ड्रॉ करी, इसकी ये करी, ठीक है। तो बहुत ही शानदार आंसर सोल्यूशन बन गया, ग्राफ बन गया अपना। अब सुनो, अब आगे बढ़ना है। उसने कहा कि x अक्ष, ये रहा x अक्ष, और इन रेखाओं से, इन दोनों लाइन से, इन दोनों रेखाओं से बने त्रिभुज, बने ट्राइंगल, इन दोनों लाइन से जो ट्राइंगल बना, देखो ये बना, ये बना ना, ये बन गया सीधा, देखो ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, ये ठीक है। ये इस पे बिल्कुल एग्जैक्ट -1 पे आके ठहर रहा है ये, आप बिल्कुल आपका प्रॉपर तरीके से -1 पे ठहरेगा, ठीक है, एकदम यहाँ। और ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है। ये कह रहा है कि जो आपने इन दोनों लाइन से जो एक्स अक्ष के पैरेलल, एक्स अक्ष के और इन तीनों से ट्राइंगल बना, उस ट्राइंगल के निर्देशांक बताइए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी कर दीजिए। तो आप कर देना, समझ आना, ये पूरा शेडेड कर देना, कोई बात नहीं है ना, मैं तो भी करूँगा तो फिर समझ नहीं आएगा कुछ। आप इसको शेडेड भी कर देना, एक को ऊपर लिख देना, एक को थोड़ा इधर लिख देना, ठीक है। ये जो ए भी बीच में आ रहा है ना 0,1, इसको आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ लिख देना, ये हो जाएगा 0,1 ही आ जाएगा, बाकी पूरे को शेडेड कर देना। ये ट्राइंगल बन गया। तो इसने कहा कि शेडेड कर दो और इसके कोऑर्डिनेट बताओ, कोऑर्डिनेट्स का मतलब निर्देशांक बताओ। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, इन ट्राइंगल का नाम हो गया अपने, यहाँ पर क्या है, यहाँ अपने नाम दिया है, ये यहाँ तो वो तो अब कुछ नया देना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये जो पॉइंट है वो नया आया है, दोनों लाइन आगे बढ़ाने से आया है। तो आप इसको नाम ABC तो अपन दे दिया, ABCDF तक, ये G हो जाएगा, ये GDC, या फिर ये की बात है, C बोलो चाहे E बोलो एक ही बात है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो GD और C बोल दो चाहे E बोल दो, ठीक है। त्रिभुज GDC में तो G के कोऑर्डिनेट तो हैं, जो नया पॉइंट आया G के कोऑर्डिनेट, वो x की तो वैल्यू है, x देखो ये x है, ये x है, x का तो -1 है और ये 0 है, ध्यान रखना। ये जो ये वैल्यू x की है तो -1,0, और g के बाद में हो गया d, ये देखो d के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 4,0, पहले x फिर y लिखना, ये गलती मत कर देना। अब चाहे c बोलो चाहे e बोलो, एक ही पॉइंट है, वो हो गया 2,3। तो ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हो गए, यानी कि निर्देशांक हो गए, ठीक है। उस निर्देशांक की पूछे थे वो अपन ने बता दिए। तो क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया था, कोई मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, आराम से इसको इजीली बनाओ। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, स्केल भी लिखो, यहाँ पर भी नंबर कटेंगे, वरना लाइन एक्सटेंड करके इस पर समीकरण इक्वेशन में लिखो, वरना यहाँ पर भी नंबर कटेंगे। क्यों कटेंगे कि अगर आपके आगे कोई 2-3 जने बैठे हैं और आपकी कॉपी आई उससे पहले अगर उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया और आपने सब ये नहीं करा तो आपके नंबर कट जाते हैं। एक सिस्टम होता है, इसलिए हमेशा पूरा स्टेटमेंट लिखो। मैंने हर चीज़ में स्टेटमेंट लिखा है, वैसा का वैसा आपको लिखना है। तो इस तरीके से अपने 3.2 आज कंप्लीट, फिर नई एक्सरसाइज करेंगे बहुत शानदार तरीके से। ओके।